नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 11 साइंस में सब्जेक्ट बायोलॉजी हमारा चल रहा है और उसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम है जीव जगत, तो उसके बारे में अपने पिछले जो हमारी जो क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी कि जो संजीव जो है उन संजीवों के लक्षण क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी और हमने विस्तार से बताया था कि उन संजीवों के लक्षण क्या है और उनमें निर्जीवों से क्या भिन्नता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जीव जगत में विविधता, जिसको अपने जैव विविधता भी कहते हैं। क्लास 10th साइंस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, साइंस के अंदर एक चैप्टर था जैव विविधता वाला, उसमें आपने बहुत सारी जातियों के बारे में आपने पढ़ा था, काफी बड़ा चैप्टर भी था और उसमें बहुत सारी जातियों के बारे में बताया गया था। अब जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, जीवों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो कोशिकीय जो क्रियाएं होती है, उनके जो लक्षण होते हैं, उनका जो नामकरण जो होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव जगत में विविधता। तो सबसे पहले आती है जीव विविधता होती क्या है। आप लोग अपने आसपास देखते हैं कि अगर हम घर पे देखें, अगर घर पे भी देखें तो हमारे घर पे कुत्ता अलग है, छिपकली अलग है। पेड़ पौधों के बारे में देखें, अपने पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी विविधता है। परंतु आप लोगों ने एक चीज ये भी देखी होगी, जैसे चिड़िया है, चिड़िया के कई प्रकार है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। हमारे जो प्रांत है, हमारे जो राज्य है, उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। इसी तरह से आम है, आप लोग जब आम की जब मौसम चलता है उसमें आपने देखा होगा, ये दशहरी आम है, ये वाला आम है, ये लंगड़ा आम है, ये फलाना आम है। इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो आज हम जो बात करें जीव विविधता तो है क्या, जैसे पृथ्वी पर हम बात करें, पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती है। 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक जातियां पाई जाती है। ये जातियां खोजी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी जातियां जिनको आज तक खोजा नहीं गया है, अभी भी रोज नई जाति जो है उसको खोजा जा रहा है। यानी पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब बात आती है जैव विविधता तो ये हो गई, परंतु फिर भी हम इनको किस तरह से पहचानते हैं। अब बहुत सारे देश हैं और उन देशों के जैसे आम है, ये तो हम आम कहते हैं उसको, जैसे संतरा है, जैसे बेर है, परंतु अब इनको हम अंग्रेजी में कुछ अलग कहते हैं। अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहां अलग होगा, अमेरिका में जाओगे तो वहां अलग। ये तो हम कंट्री की बात आ गई। अगर हम बात करें अपने प्रांत के बारे में बात करें, हमारे भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी बात करें तो वहां पर भी कल्चर चेंज हो जाता है। तो उनके अंदर भी एक ही नाम से, तो हमारी जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है, उसको हम किस तरह से चलाएंगे कि एक ही जो कोई अपने हमारे पास जो अपने जीव है उसको हम किस नाम से जाने और उसका हम नामकरण कैसे करें। तो इसके लिए क्या किया गया, यानी नाम पद्धति या नामकरण को अपनाया गया। तो ये क्या है, जीवों को व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा यह तय किया गया कि जीवों को एक ऐसा मानक नाम दिया जाए जिससे उसे सारे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है, नाम से जाना जाए। और नाम देने की जो इस पद्धति को क्या कहा गया था, नाम पद्धति या नामकरण कहा गया था। बहुत ही इजी टाइप में आपको मैं समझा रहा हूं कि जीवों को व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने जिस पद्धति को अपनाया उसको क्या कहा गया, नामकरण कहा गया। और पादपों और जंतुओं का नामकरण करने के लिए फिर क्या किया गया, विश्व के अंदर पूरा मंथन हुआ। जब मंथन हुआ तो उसमें ये बात सामने लाई गई कि इसके लिए हमें समितियां बनानी पड़ेगी। तो 2 समितियों का गठन किया गया। उसमें कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, एक बनाई गई थी ISBN। क्या बनाई गई थी, ISBN, जिसको अपने क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। किसके लिए, सिर्फ पादपों के लिए। किसके लिए बनाई गई थी, पादपों के लिए। जंतुओं के लिए भी बनाएगी, कौन सी, जंतुओं के लिए बनाएगी ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी पादपों के लिए जो काम करने वाली संस्था रहेगी, जो समिति रहेगी, उसका नाम क्या दिया गया, ICBN। ठीक है, ये पादपों का नामकरण करेगी। और जो जूलॉजी जो है,
जो जंतुओं के लिए जो नामकरण करेगी उस संस्था का नाम रखा गया ICZN, ठीक है, जिसको अपने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि इन 2 समितियों का तो गठन कर दिया गया, इस समिति के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। अब वो कौन से सुझाव थे कि वैज्ञानिकों ने, इस समिति से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, इन वैज्ञानिकों ने कुछ, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, कुछ मानक निर्धारित किए कि इसका जो नामकरण जो हम करेंगे वो कुछ मापदंडों के हिसाब से होगा। वो मापदंड क्या थे? 1961 में नामकरण की नियमावली जो थी वो उसको संशोधित किया गया। इससे पहले भी नियमावली थी परंतु उसको संशोधित करके 1961 के अंदर क्या किया गया, संशोधित किया गया। और इसके अनुसार जीवों के नामकरण में निम्नलिखित मुख्य बिंदु होने चाहिए। पहला मुख्य बिंदु क्या था? पहला मुख्य बिंदु ये था द्विपद नाम। कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी जीव है, उसका जब हम नामकरण करेंगे तो उसको हम द्विपद के नाम से हम नामकरण करेंगे। वंश को अलग रखेंगे, जाति को अलग रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारी बात करें तो हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो हमारा क्या है? हमारा वंश है, और सेपियंस हमारी क्या है? जाति है। इसी तरह मेंढक जो है, मेंढक का नाम क्या होता है? मेंढक का नाम होता है राना ट्रिगिना। राना ट्रिगिना, राना उसका क्या है? वंश है, और ट्रिगिना उसकी क्या है? जाति है, ठीक है। इसी तरह से जैसे अभी आम के बारे में बात करें तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेजिफेरा इंडिका। जो मेजिफेरा वो क्या है? वंश है, और इंडिका क्या है? जाति है। तो यानी द्विपद नाम के अंतर्गत रखा गया। तो उसमें प्रथम पद जो होगा वो किसका होगा? वंश का होगा, और जो द्वितीय पद होगा वो किसका होगा? जाति का होगा। इसी तरह से जब इसको लिखने की जब हम शैली अपनाएंगे तो उसमें क्या क्या कहा गया? उसके अंदर कहा गया कि जो वंश है उसको अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें होमो के बारे में, होमो के बारे में बात करें, और स्पीसीज, होमो स्पीसीज, ये जो इसके अंदर जो हमारा क्या जीनस है, और ये हमारी क्या है? स्पीसीज जो है, होमो सेपियंस जो है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। जी इसके अंदर क्या होगा कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्रथम जो वंश जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। जैसे वंश होमो जो है उसमें क्या लिखा जाएगा? उसमें H बड़ा लिखा जाएगा, और जो जाति है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से, छोटे अक्षर से उसको क्या किया गया? जैसे होमो सेपियंस है तो उसमें S जो रहेगा वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था कि जंतु जगत में 2 वंशों के अंतर्गत एक जाति का नाम समान नहीं होना चाहिए। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि 2 वंश है और उसमें कोई एक जाति, तो उसका जो एक अंतर्गत एक जाति का नाम क्या होना, तो उसमें समान नहीं होना चाहिए। इस बात का रखना। इसी तरह से इसी प्रकार एक वंश में 2 जातियों का जो नाम है वो भी समान नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ? 2 भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, ये तो क्या हो गया? इसके अंदर ऐसा हो गया। और 4 नंबर जो हमारा जो नियम उन्होंने दिया था, ये दिया था कि 2 भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे जाने पर, अब 2 वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे और उन्होंने क्या कर दिया? उस जाति को खोज लिया। तब क्या होगा? हम किस तरह से उनको हम प्राथमिकता देंगे? जो सबसे पहले खोजेगा, जो सबसे पहले जो खोजेगा, यानी 2 भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे जाने पर सबसे पहले जिसने खोजा वह क्या होगा? मान्य होगा। जैसे टीनिया सोडियम को लिनियस ने सबसे पहले खोजा था और 1758 में खोजा था। तो टीनिया सोडियम नाम रख दिया, कोमा लगा करके हम क्या लिख देते हैं? हम इसके आगे लिनियस लिख देंगे, ताकि लिनियस ने खोजा था। और कौन से सन में खोजा था? 1758 में खोजा था। सभी नाम लैटिन भाषा या लैटिनीकृत भाषा में लिखे जाने चाहिए। 5वां जो नियम बनाया था तो ये था कि जो भी नाम लिखेंगे, किसी भी जीव का हम नाम लिखेंगे उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? हम लिखेंगे लैटिन भाषा या लैटिनीकृत भाषा में लिखे जाएंगे। 6 नंबर ये था कि वैज्ञानिक नाम, ये तो देखो ये जो संस्था दे रही है, परंतु कुछ ऐसे थे कि वैज्ञानिक नाम जो लिखे जाएंगे वो किसमें लिखे जाएंगे? इटालियन लिपि के द्वारा, जिसको हम क्या उस इटालियन लिपि का मतलब यह है कि उसमें तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है, में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर ये था
यदि नाम हाथ से लिखे जाए तो वंश व जाति के नाम को अलग अलग रेखांकित करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हाथ से लिखा जाएगा तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो नियम थे वो किस प्रकार के नियम है? ये जो नियम है वो है अपने जो ICBN और ICZN जो संस्थाएं जो हमने बनाई थी, उनके जो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पद्धति के द्वारा, यानी जो ये पद्धति जो थी जिसको अपने द्विपद नाम भी कहते हैं, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। यानी उसके अनुसार उनके नामकरण के लिए कुछ मुख्य बिंदु दिए थे। वो क्या थे? पहला ये था द्विपद नाम होना चाहिए, वंश और जाति होनी चाहिए। 2 वंश है तो उसमें एक जाति समान नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार एक वंश में भी कितनी 2 जातियों के नाम समान नहीं होने चाहिए। 2 भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अगर खोजा जाता है तो जो पहले जो आता है उसका मान्य रहेगा। सभी नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम जो होंगे वो क्या होंगे? इटालियन लिपि में होना चाहिए। यदि नाम हाथ से लिखे जाते हैं तो वो क्या होना चाहिए? वो उनको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन या रेखांकित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अभी जो हमने ये पद्धति जो हमने की है, ये जो पद्धति है, ये जो मैंने जो भी आप लोगों को बताया है, इस पद्धति के बारे में हम बात करें, ये जो जितने भी जो नियम है, ये नियम जितने भी हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, और द्विनाम पद्धति का मतलब क्या होता है? एक होता है वंश का नाम और एक होता है जाति का नाम, ठीक है। और ये जो है द्विनाम पद्धति जो है, अभी जो मैंने आपको जितने भी आपको नियम जो बताए हैं वो सारे सारे क्या है? द्विनाम पद्धति है। और इसको क्या था, ये जितनी पद्धति है इसको क्या था? एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। आपने कई बार कैरोलस लीनियस ये एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया था? इस पद्धति को क्या किया था? इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का जो नाम था उसका बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। ये उनकी बुक थी। और उन्होंने ये जो बुक थी वो कब लिखी थी? 1758 के अंदर लिखी थी। और इस बुक के अंदर इन नियमों का उन्होंने क्या किया था? पालन किया था। इन नियमों को उन्होंने लिखा था, इस बुक के अंतर्गत लिखा था। और किसने लिखा था? कैरोलस लीनियस ने लिखा था। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो अपने ये जो पद्धति है, इसे वर्गीकरण की क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं। और ये द्विनाम पद्धति किसने दी थी? ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। इसलिए क्या होता है कि जो वर्गीकरण का जो टैक्सोनॉमी है हमारी, जो वर्गीकरण का जो जनक है उसको जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? ये कैरोलस लीनियस को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो आज जो हमने चर्चा की है वो हमने चर्चा की है जीव जगत में विविधता। तो इसी के ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। उसमें हम बताएंगे कि टैक्सा क्या होता है, वर्गीकी क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद बेटा।